साहित्य अकादमी 12 विश्व पुस्तक मेले में आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम के कर्ता धर्ता अनुपम जी, विजय मिश्र जी, कन्हैया त्रिपाठी जी, राहुल जी, मैं देख रहा हूं मेरे विद्यार्थियों और शोधार्थियों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का एक बड़ा समूह यहाँ उपलब्ध है, उपस्थित है। सबको मेरा प्रणाम। यह कार्यक्रम साहित्य में राष्ट्रीय चेतना विषय पर है और कन्हैया जी ने यहाँ एक दूसरी बात भी कह दी। मेरी भूमिका इन्होंने निर्धारित कर दी। इन्होंने कहा अध्यक्ष हैं, हिंदी के एक बड़े कवि हुए हैं अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह लगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को बोलने आना चाहिए पर कम बोलना चाहिए। मुझसे बेहतर बोला जा चुका है। विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। ये मेला है, हिंदी और मेले का बड़ा रोचक संबंध है। हिंदी के पुनर्जागरण का पाठ मेले से तय होता है। आपको ध्यान होगा, बलिया में घाघरा और गंगा के तट पर ददरी गांव है, वहां ददरी का मेला लगता है। भारतेंदु ने 1884 की कार्तिक पूर्णिमा को वहां एक भाषण दिया और यह भाषण 19वीं 20वीं शताब्दी के सांस्कृतिक और भारतीय भाषाई समझ का लगभग घोषणा पत्र है। पंडित रामविलास शर्मा ने इस पर खूब लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर डीटी रॉबर्ट्स के सामने दिया गया भाषण है। ताकत के सामने अपनी बात कहने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। अंग्रेज साहब बहादुर और उसके सामने अपनी बात कहना। भारतेंदु ने कहा, मैं उनकी कुछ पंक्तियां उद्धृत कर देता हूं, उसके बाद आपसे बातचीत शुरू करूंगा। तुम्हारी जैसी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। एक बौद्धिक खेल खेलने हम आए हैं। मित्रों, मैं उन चीजों का, उन तथ्यों का उल्लेख नहीं करूंगा जिसमें विद्वानों ने कर दिया। अध्यक्ष के रूप में अगर मैं अध्यक्ष हुई तो मेरी भूमिका है कि उनकी कुछ बातों का जो कि मुझे अच्छी लगी या अच्छी थी, मैं उल्लेख करते हुए आगे बढ़ूं। देखिए, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, पर स्वाधीन चेतना या राष्ट्रीय चेतना का मतलब है स्वत्व का बोध, जिसको कन्हैया जी और अनुपम जी जिसको प्रतिरोध कह रहे हैं। भारतीय स्वत्व क्या है? भारत का स्वत्व और इसकी सांस्कृतिक समझ के बीच क्या संवाद है? मैं थोड़ा सा मीठा मीठा नहीं बोलूंगा। 712 में सिंध के राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। यह अरब खलीफा के आदेश पर होता है। फिर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी आते हैं, बख्तियार खिलजी आते हैं। खिलजी नालंदा के पुस्तकालय को जला देते हैं। 1398 में तैमूर लंग आते हैं। 1526 में बाबर आते हैं। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है। फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए,
सबने लूटा, पर हम हैं कि चौचक खड़े। मेरे एक बहुत प्रिय लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर की एक नई पुस्तक आई, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यह रूपा के सहयोगी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक केवल ब्रिटिश लूट का इतिहास बताती है, पढ़ना चाहिए। अगर शशि थरूर जैसा प्रज्ञावान व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक के लूट, बलात्कार और हत्या का इतिहास लिखता तो कलेजा मुंह को आ जाता। 712 से लेकर 1947 तक, यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अंग्रेजों की वापसी तक कुल 1235 वर्ष एक समाज रौंदा जाता है। क्या कारण है कि वह नष्ट नहीं? दुनिया की और सभ्यताएं नष्ट हुई, जिसका इकबाल साहब का उल्लेख हुआ। इकबाल साहब के सिलेक्टिव रीडिंग के अलावा कुछ और रीडिंग्स भी अपने पास है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, रस विरस हो जाएगा। लेकिन इस बात की पहचान कि वो हस्ती क्या है, वो चेतना क्या है, जिससे कि हम खड़े रहे, एक समाज के रूप में हम खड़े रहे। जब इस चीज की पहचान साहित्य में है, और इसी चेतना की अभिव्यक्ति के लिए शायद यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वल्लभाचार्य कहते हैं म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु। गुरु नानक कहते हैं खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे 200 न दे करता जन मुगल चढ़ाइया। यह 1235 वर्ष के लूट का और उस लूट के प्रतिपक्ष में भारतीय अस्मिता के खड़े रहने के कई पाठ आप लोगों ने प्रस्तावित किए। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि अपनी खेती हिंदी की है, तो मैं हिंदी के उन कुछ उदाहरणों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो खास कारणों से छोड़ दिए जाते हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, इसमें उदाहरण हैं और आपने दिए हैं, कई उदाहरण दिए, और मैं उन उदाहरणों से सहमति रखता हूं। लेकिन 17वीं से 19वीं शताब्दी तक जिस साहित्य को दरबारी, श्रृंगारिक और अलंकारी कह के क्या क्या न कहा गया, मैं वहां से कुछ उदाहरण आपको देते चलूंगा। भूषण, भूषण को आप जानते हैं। भूषण के अलावा कई ऐसे कवि हैं, लाल हैं, सूदन हैं, पद्माकर हैं, सेनापति हैं, चंद्रशेखर हैं, जोधराज हैं, सदानंद हैं। इन कवियों की रचनाओं को पढ़िए। एक ताकतवर सत्ता और उसके खिलाफ निहत्था खड़ा आदमी। देखिए, इतिहास का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज में जो ताकतवर होता है वो कविता का खलनायक होता है। कविता अपना प्रतिपक्ष अपने सपने में रचती है। एक कवि हुए हैं चंद्रशेखर, उनकी रचना है हमीर हठ, तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। हमीर एक ऐसा रचनाकार है, जैसे उबटन बार बार नहीं चढ़ाया जाता, उसी तरह हमीर का हठ बार बार नहीं चढ़ता। एक बार उसने तय कर लिया तो तय कर लिया। एक सबल सिंह चौहान हुए, आप लोग जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभवतः इटावा के रहने वाले थे। सबल सिंह चौहान का महाभारत आज भी लोक श्रुति में गाया जाता है। वह भारतीय शौर्य का एक पाठ तैयार करता है। भूषण पर थोड़ा रुकता हूं, भूषण के एक दो पद उद्धृत कर रहा हूं।
पीरा परम पयंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सबकी। भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में गई हुई गीत भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। मित्रों, यह पाठ ताकत के खिलाफ कला का एक प्रतिपक्ष है। गरीब और कमजोर आदमी कविता में ही नायकत्व बनाता है। कविता कठिन समय में स्वप्न देखने की इजाजत देती है, और इन कविताओं को अगर आप पढ़ें तो स्वतंत्रोत्तर भारत में ये जो गंगी जमुनी तहजीब है ना, ये जो भाईचारा है और ये सौहार्द है, इसका एक सब टेक्स्ट ये भी है। ये जो अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती का ये जो टेक्स्ट चलता है, ये सेलेक्टिव टेक्स्ट है। और मुझे लगता है कि आप एक ताकतवर राजसत्ता के खिलाफ, चाहे वो अंग्रेजों की सत्ता हो या घोड़े पर चढ़े हुए पांतिक लुटेरे की सत्ता हो, अगर आप हिंदी कविता को पढ़ेंगे तो हिंदी कविता बराबर आपको एक तोष का पाठ उपलब्ध कराती है। हिंदी कविता स्वाभिमान की भी कविता है। और मैं फिर उदाहरण आपको आधुनिक युग से नहीं दूंगा। आपको पता है, एक कवि हुए हैं बोधा। बोधा को पन्ना राज दरबार का आश्रय था। पन्ना राज दरबार में एक सुबहान नामक नायिका थी उनकी, और उस पर उनका दिल आ गया, तो महाराज ने उन्हें 6 महीने के लिए बाहर कर दिया। महाराज जब 6 महीने के लिए बाहर कर दिए और फिर वो लौट कर आए, महाराज के सामने उपस्थित हुए, तो महाराज ने पूछा कि कहो कवि, अकल ठिकाने आई? तो जो बोधा ने कहा वो हिंदी का पाठ है। हिल मिल जानो तासे मिलके जनावे हेत, हित को न जाने ताकू हेतु न बिसाइए, होए मगरूर तापे दुनी मगरूरी की जाए, लघु हो चले तो से लघुता निभाइए। बोधा कवि नीति को निबेरो यही भांति है, आपको सराहे ताकि आप भी सराहिए। दाता कहां सुम कहां सुंदर सुजान कहां, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहे। यह आश्रय दाता को कहा गया वाक्य है। हिंदी कविता एक गर्वीली गरीबी का पाठ उपलब्ध कराती है। यह एक रीतिकाल का कवि कह रहा है कि चाहे विद्वान हो, सुंदर हो, कोई भी हो, जो आपको पसंद न करे उनके बापों को पसंद मत कीजिए। मित्रों, स्वाभिमान का, मानवीय गरिमा का और चेतना का इससे बड़ा पाठ और क्या उपलब्ध हो सकता है। एक बात कहूं आपसे, भारतेंदु मंडल को आप पढ़िएगा, द्विवेदी युग, छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, पूरे के पूरे अरुणाचल और असम के साहित्य को पढ़िएगा। जिस चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपको थोड़ा सा वो चिरमिरी लगेगी। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के इस पाठ को हिंदू पाठ के रूप में पढ़ना पड़ेगा, और यह सत्व का हिंदू पाठ सनातन सातत्यता का पाठ होगा, स्मृति का पाठ होगा, इतिहास के दंशों को न भूलने का पाठ होगा। और सच्चाई यह भी है कि जिनका इतिहास नहीं होता उनका कोई भविष्य भी नहीं होता। और इसीलिए
मैं आज अनुपम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाई श्रीनिवास राव जी आए हैं, नमस्कार। मैं अनुपम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस मेले में, और मुझे लगता है कि यह ददरी का मेला साबित होगा। हिंदी साहित्य को हिंदू प्रतिरोध और हिंदू सत्व के पाठ के रूप में पढ़ने की एक परंपरा चलेगी और इतिहास के दंशों से प्रेरणा लेकर नायकत्व की व्याख्या की नई परंपरा चलेगी। मेरा देश बदल रहा है और अनुपम जी इस बदलाव में साथ दे रहे हैं। श्रीनिवास जी का साथ है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।